हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम उच्च न्यायालय का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और ये जो टॉपिक है एक तरह से जो हमारा भाग 6 चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है। भाग 6 में टोटल 6 अध्याय है, तो ये अध्याय 6 में लिखा हुआ है और अध्याय 6 में अनुच्छेद 232 तक तो हम पढ़ चुके थे। 233 से लेकर 237 टोटल 5 आर्टिकल्स इसके अंदर हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आज हम जानने वाले। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है तो हम इसको कवर कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आप जानते हैं, देखो हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है यहाँ पर राज्यों में आते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में हो गया हाई कोर्ट। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, ध्यान रखना ये हाई कोर्ट के अधीन है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट्स आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर। तो ये एक तरह से एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हो गई है। हम अब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जो इसके अधीन आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके जो नीचे के कोर्ट्स रहते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो इसको हम मेनली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है सिविल कोर्ट जिसको हम कहेंगे दीवानी न्यायालय। दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट, हमने पिछली वीडियो में बात की थी क्रिमिनल, फौजदारी को हम कहते हैं क्रिमिनल। तो यहाँ पर क्रिमिनल केस सुने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिविल कोर्ट, ये हो गया क्रिमिनल कोर्ट। सिविल केस में हमने आपको बता दिए थे पिछली बार कि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो, कोई भी इस तरह के झगड़े, पारिवारिक झगड़े, इस तरह का कोई विवाद हो जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं हो तो उसको कहेंगे दीवानी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी में यहाँ पर कुछ क्राइम इन्वॉल्व हो तो क्राइम से जुड़े हुए जो विवाद है वो फौजदारी न्यायालय में सुने जाते हैं। और तीसरा प्रकार का न्यायालय और यहाँ पर लिख सकते हैं वो है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय में क्या होता है, या भूमि से संबंधित जो भी विवाद है वो इसके तहत आते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी सुनवाई आपने देखो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला कलेक्टर राजस्व न्यायालय में जो आएंगे वो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो इसकी सुनवाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इनके विरुद्ध जो है वो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा प्रकार भी हम ले सकते हैं राजस्व न्यायालय। ये 3 प्रकार के यहाँ पर न्यायालय हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम आर्टिकल यहाँ पर पढ़ेंगे अनुच्छेद 233 से 237। अनुच्छेद ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के बारे में लिखा हुआ है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। तो वो अनुच्छेद 233 में लिखता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन किसकी परामर्श पर करेंगे, तो वो उच्च न्यायालय के परामर्श, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श करते हैं, उसके बाद ही वो जिला न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अनुच्छेद 233 के बारे में। 234 में इन सभी न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के अलावा जितने भी ये नीचे की तरफ न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश, तो जिला न्यायाधीश कब कहते हैं, अगर कोई भी न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा है, जो जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा है तो वो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कहलाता है। और वही न्यायाधीश, अलग न्यायाधीश नहीं होता है, ध्यान रखना, वही न्यायाधीश जब क्रिमिनल केस सुनता है तो उसको सत्र न्यायाधीश, सेशन मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं। तो कई बार तो यहाँ पर इसको साथ में ये लिखा जाता है जिला और सत्र न्यायाधीश, ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वो क्रिमिनल केस की सुनवाई करता तब वही सत्र न्यायाधीश कहलाता है। इन दोनों के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 233 में मिलेगा। इनके नीचे ये जो इनके अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय होते हैं, ये सभी न्यायालय हैं, इन सभी न्यायालय के बारे में लिखा होता है, मैंने सिर्फ न्यायाधीश लिखा। और इनके नीचे जो न्यायालय है ये सारे के सारे अनुच्छेद 234 में आएगा। अनुच्छेद 234 में इनके बारे में उल्लेख है कि जिला न्यायाधीश के अलावा जो भी सारे हैं वो अनुच्छेद 234 में आएगा। 235 में क्या है, 235 में ये लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे जिला न्यायाधीश का न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालय सभी के सभी उच्च न्यायालय के नियंत्रण में, अधीक्षण में और निर्देशन में कार्य करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 235 में लिखा हुआ है। और 236 में इन सभी की परिभाषा के बारे में लिखा है कि जिला न्यायाधीश के अधीन ये सारे न्यायाधीश, सबका नाम लिखा हुआ, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज, एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीज़न यहाँ पर, और इसके बाद होता है जूनियर डिवीज़न। तो सिविल जज जो सीनियर होता है, उसके बाद सिविल जज जो जूनियर डिवीज़न में होता है, उसके बाद लघुवाद जो छोटे केस सुनता है, बिल्कुल ठीक है, ये 5000 तक के केस सुनता है। और गांव के स्तर पर न्याय पंचायत होता है। ये सारे दीवानी मामलों का एक तरह की हायरार्की आप समझ सकते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश
न्यायालय ये जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है, ये जिले का सबसे बड़ा होता है। जैसे राज्य का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, ऐसे ही जिले का सबसे बड़ा ये, और इसके नीचे लास्ट गांव तक स्तर पर आ जाता है न्याय पंचायत। और सेम यहाँ पर भी इसी तरह होता है। सत्र न्यायाधीश की सहायता के लिए आता है अपर सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट और न्याय पंचायत। तो इस तरह से गांव के स्तर पर ये आ गया। अगर हम इसी तरह से राजस्व न्यायालय की बात करें तो सबसे जिला स्तर पर होता है, आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कहते हैं, जिला कलेक्टर, इनको मजिस्ट्रियल पावर भी होता है। देखो जिला कलेक्टर को हम जिला अधिकारी भी कहते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इसलिए इसको कलेक्टर भी नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम राजस्व न्यायालय में बात करेंगे तब इसको मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। मजिस्ट्रेट यानी ये न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता है। जब भूमि संबंधी कोई विवाद आता है तो मजिस्ट्रेट की रूप में काम करता है, इसलिए इसको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। देखो इसके विरुद्ध अपील इसके ऊपर आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, वहाँ पर कर सकते हैं। उसके भी सबसे ऊपर राजस्व मंडल होता है, वहाँ पर उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, और उसके भी ऊपर अपील फिर वो हाई कोर्ट में चली जाएगी। अगर इसकी हायर की बात करें तो इसके नीचे आता है उपखंड अधिकारी, जो उपखंड स्तर पर होता है, आप जानते होंगे एसडीएम के बारे में। उसके बाद आता है तहसीलदार, जो एक तहसील लेवल पर होता है, और तहसीलदार की सहायता के लिए होता है नायब तहसीलदार। इसके नीचे हम पटवारी नहीं लिखेंगे, पटवारी राजस्व प्रशासन में आता है, लेकिन न्यायालय के रूप में एक मजिस्ट्रियल पावर पटवारी के पास नहीं होती है। मजिस्ट्रेट पावर तहसीलदार और नायब तहसीलदार इनके पास ही रहती है। तो ये हमारे सारे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हो गए। 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। और हमने साथ में सभी के आर्टिकल्स के बारे में भी बात कर ली थी, 233 से 236 के बारे में हमने बात कर ली थी। 237 में बस एक लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल उन सारे नियमों को लागू कर सकता है जो इस अध्याय में दिए हुए इन सभी मजिस्ट्रेट पर वो लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में एक दो बातें और करते हैं। जो सत्र न्यायाधीश होता है, इसके बारे में कहा जाता है सत्र न्यायाधीश ये कितनी सजा दे सकता है, इसके पास अधिकारिता कितनी है। तो ये भी किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, किसी भी क्राइम के लिए मृत्यु दंड भी दे सकता है। सवाल पूछा जाता है क्या ये मृत्यु दंड दे सकता है क्या, तो ये मृत्यु दंड भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन मृत्युदंड, सिर्फ इसके मृत्युदंड देने से सीधा किसी भी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता है। फांसी देने से पूर्व उच्च न्यायालय का पुष्टि देना आवश्यक है। उच्च न्यायालय जब इसको अप्रूव कर देगा तभी किसी व्यक्ति को फांसी दी जा सकती है। मतलब क्या है, ये मृत्युदंड दे तो सकता है लेकिन उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है, उसका अप्रूवल जरूरी है, वहां पर सुनवाई होना जरूरी है, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। यानी केवल इसके फैसले पर मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता। ये फैसला तो दे सकता है, किसी को सजा दे सकता है मृत्युदंड की, लेकिन उस पर अमल हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। 7 वर्ष तक की कारावास की सजा, 7 वर्ष तक की कारावास की सजा सिर्फ इसके फैसले के बाद भी हो सकती है। सिविल कोर्ट में भी ऐसा हुआ जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। न्याय पंचायत में अभी हमने बात की थी, न्याय पंचायत में गांव के स्तर के जो केस सुने जाते हैं वो न्याय पंचायत के अधीन आते हैं। इसमें जो छोटे केस होते हैं, ठीक है, दुकान का, मकान का, किराए का, इस तरह का कुछ भी विवाद हो जाता है वो लघुवाद केसेस में आ जाते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश कौन बनते हैं, यहीं पर इसकी योग्यता के बारे में भी उल्लेख है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिला, बस एक ही यहाँ पर योग्यता के बारे में, जिला न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो, राज्य की न्यायिक सेवा, जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा RJS, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राजस्व इस यहाँ पर जुडिशियल सर्विस में रहा हो, राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो, उस ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधीनस्थ इनसे नीचे वाले न्यायालयों में या फिर इस जिला न्यायालयों में 7 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। यानी 2 प्रकार हो गए, एक तो जो न्यायिक सेवा से आते हैं, देखो जो न्यायिक सेवा में सेलेक्ट होगा वो सीधे जिला न्यायाधीश नहीं बनता, वो पहले यहाँ पर सेवा दे चुका होता है, उसके बाद उसकी नियुक्ति यहाँ पर अनुभव के बाद की जाती है। और दूसरा, अगर अधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति की जा रही है तो 7 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए। तो ये था तीनों अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अब लास्ट में हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कई बार लोक अदालत के बारे में पूछा, तो लोक अदालत क्या है, ग्राम न्यायालय क्या होता है, फैमिली कोर्ट क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब बात करते हैं लोक अदालत, ग्राम न्यायालय और परिवार न्यायालय के बारे में। इसके बाद हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। लोक अदालत, देखो यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे
किसके तहत इसको स्थापित किया गया? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका गठन हुआ। आपने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में सुना होगा, वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा जिसको हम कहते हैं, वो भी इसी अधिनियम के तहत गठित हुआ। इसका मकसद ये था कि न्याय को सुलभ तरीके से प्रदान करना। तो इसमें भी ऐसा ही है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायाधीश, इनके ऊपर अगर टोटल पेंडिंग केस की बात करें तो लगभग 2-2.5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो बहुत सारे, इतना बड़ा देश, इतने सारे केस, तो इन केसेस की जल्दी से सुनवाई हो सके उसके लिए मकसद से ये लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, इनकी स्थापना की गई। इस लोक अदालत में क्या होता है कि आपसी समझौते के द्वारा ही न्याय प्रदान किया जाता है, तीव्र न्याय हो सके। जो छोटे मोटे केस हो जाते हैं, इसमें सिविल केस, क्रिमिनल केस, दीवानी, फौजदारी, दोनों तरह केस हो सकते हैं। तो ऐसे केस, जैसे फौजदारी के ऐसे केस जिसमें समझौता नहीं हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी सारे जो भी छोटे मोटे केस, आपसी झगड़े के केस है, छोटा मोटा कोई जमीन विवाद का झगड़ा है, उस तरह के सारे केस इसमें सुनवाई होती है। इसमें कोई भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होता है, कोई वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है। साथ ही इसके सदस्य के रूप में एक अधिवक्ता, कोई एडवोकेट होता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये इनके सदस्य के रूप में होते हैं। और जो भी पक्ष आते हैं, दोनों पक्ष, उसके बीच में ये होता है कि आपके बीच में समझौता कराया जाएगा और समझौते के द्वारा निर्णय होता है, ठीक है। और दोनों पर मानना बाध्यकारी होता है, माना जाता है, दोनों को मानना पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो इसका कथन गलत है। इसका निर्णय अंतिम होता है, जो भी निर्णय, इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोक अदालत ने कोई फैसला सुना दिया, आप संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, तो अब आप अपील नहीं कर सकते हैं। आप अपील तो कर सकते हैं, उसी केस को दूसरे कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध वो अपील नहीं होगी। जैसे जिला न्यायालय में क्या होता है, जिला न्यायालय ने, न्यायाधीश ने कोई भी फैसला दिया तो उस फैसले के विरुद्ध अपील होगी, लेकिन यहाँ पर इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा रही है। कोई भी उच्च न्यायालय जो सुनवाएगा उसके निर्णय के विरुद्ध नहीं देगा, वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, वो आपका दूसरा केस माना जाएगा। तो सामान्यतः ये सारे केस यहीं पर निपटा दिए जाते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि इसकी जो स्थापना हुई लोक अदालत की, वो एक अधिनियम के तहत हुई। 1987 का एक अधिनियम है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। लेकिन इसकी शुरुआत उस समय के 1980 के दशक में, उस समय हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस थे श्री PN भगवती। तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए कोशिश 1980 के दशक में ही शुरुआत कर दी है। 1982 में इस तरह का पहला कोर्ट स्थापित किया गया था गुजरात में, लोक अदालत। हालांकि उस समय कानून नहीं बनाया था, ये थोड़ा सफल रहा था। इसके बाद संसद ने कानून बनाकर ऐसी लोक अदालत स्थापित कर दी। अगर राजस्थान के बारे में पूछा है तो राजस्थान में सबसे पहले लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में कोटा में सबसे पहले लोक अदालत स्थापित की गई। ग्राम न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम न्यायालय, देखो नाम से ही दिख रहा है, गाँव में, गांव के स्तर पर कुछ छोटे न्यायालय स्थापित किए गए, तो इसको ग्राम न्यायालय कहा जा रहा है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ये स्थापित हुए। संसद का कानून है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। 2 अक्टूबर 2009 से इसको लागू कर दिया गया। ये सामान्यतः खंड स्तर पर इस तरह के कोर्ट होते हैं, और इसको एक मोबाइल कोर्ट यानी चलता फिरता, ये गाँव गाँव जाकर सुनवाई करते हैं। एक जगह कोर्ट नहीं होगा कि लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे एक खंड में बहुत सारे गाँव होता है, तो किसी दिन फिक्स दिन होते हैं, किसी दिन इस गाँव में, किसी दिन इस गाँव में, यहाँ पर इनकी सुनवाई चलती है। तो गांव के छोटे मोटे जो भी विवाद होते हैं, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, दोनों तरह के केस यहाँ पर सुनते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं, जैसे आपने इसके बारे में खूब पढ़ा होगा कि राजस्थान में सबसे पहले ग्राम न्यायालय, ये कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। बस्सी, जयपुर का गाँव है, वहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। अब लास्ट बात कर लेते हैं परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय, जिसको हम फैमिली कोर्ट कहते हैं। तो ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया। नाम से पता चल रहा है, परिवार के जो भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनसे सुनवाई से संबंधित, तलाक से संबंधित, ठीक है, कोई भी वैवाहिक झगड़े उनसे संबंधित, तो इस तरह के पारिवारिक जो भी विवाद है उसकी सुनवाई यहाँ पर होती है। ये नॉर्मली सिटीज़ में, शहरों में ही स्थापित होता है। कहाँ पर, जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर होते हैं, उन्हीं में ये स्थापित होता है। हालांकि अगर संसद चाहे तो वो इससे कम आबादी वाले शहरों के लिए भी इस तरह का पारिवारिक कोर्ट स्थापित की जा सकती है। इसके खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी जब सुनवाई होती है तो 2 जजों की जो बेंच होगी वो इसकी सुनवाई करेगी। ये देखो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में होता है, मतलब ये परिवार न्यायालय एक बड़ा कोर्ट है, लगभग जिला अदालत के समान एक प्रकार की ये कोर्ट होती है, और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। तो ये कुछ
और एक्स्ट्रा जो न्यायालय थे हमने उनके बारे में पढ़ा। यहाँ से हमारा ये भाग 6 का टॉपिक एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर भाग 7 क्योंकि डिलीट कर दिया गया तो हम भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।